परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प एक महत्वपूर्ण दौर की गहराई में उतर रहे हैं, संगम काल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो उस जमाने के साहित्य, राजनीति, समाज और हाँ, व्यापार पर भी काफी रोशनी डालते हैं। ये वो जमाना था जब तमिल साहित्य अपने शिखर पर था और कह सकते हैं दक्षिण भारत की एक अलग पहचान बन रही थी। तो चलिए इन स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि संगम काल आखिर था क्या, क्या बातें इसे खास बनाती थी। हमारा मकसद है कि इस बातचीत के आखिर तक सुनने वालों को संगम काल की एक साफ और जीती जागती तस्वीर मिल जाए। बिल्कुल। संगम काल मतलब प्राचीन तमिल साहित्य का युग, ये दक्षिण भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है, कह सकते हैं। संगम का मतलब ही होता है मिलना या एक साथ आना। कवियों का, विद्वानों का जमावड़ा, उनकी सभाएं, ये वो जगहें थीं जहां साहित्य रचा जाता था, उस पर बहस होती थी। एक तरह से लिटरेरी फेस्टिवल जैसा माहौल समझ लीजिए। अच्छा, तो ये संगम शब्द ये आया कहाँ से और क्या ये सभाएं सच में हुई थी इतिहास में? देखिए, इस शब्द का जिक्र हमें थोड़ा बाद में मिलता है, 7वीं सदी के संत अप्पार की रचनाओं में। ओह अच्छा, बाद में। हाँ, और जहां तक इन सभाओं की बात है, परंपरागत तौर पर तो यही माना जाता है कि पांड्य राजाओं की देखरेख में 3 संगम हुए, मदुरै और कपाटपुरम जैसी जगहों पर। ये भी कहते हैं कि ये हजारों साल चले और करीब 200 राजाओं ने इन्हें सहारा दिया। हजारों साल? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल। अब ये आंकड़े शायद थोड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों, कवियों की कल्पना हो सकती है, लेकिन ये इस बात की तरफ इशारा जरूर करते हैं कि उस दौर में साहित्य और विद्वानों को कितना महत्व दिया जाता था। और क्या इन संगमों का सारा लिखा हुआ आज मौजूद है? नहीं, यही थोड़ी सी निराशा होती है। पहले संगम का तो कोई ग्रंथ ही नहीं बचा है। अरे हाँ, और जो आज हमारे पास है वो ज्यादातर तीसरे संगम के दौर का माना जाता है। दूसरे संगम का बस एक ही ग्रंथ बचा है, लेकिन वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तोलकाप्यम। तोलकाप्यम, हाँ, इसका नाम तो सुना है। ये इतने खास क्यों है? इसे तोलकापियर ने लिखा था, जिन्हें ऋषि अगस्त्य का शिष्य माना जाता है। ये सिर्फ तमिल भाषा का सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ ही नहीं है, ये उस जमाने का एक आईना भी आप कह सकते हैं। आईना? कैसे? क्योंकि इसमें व्याकरण के नियमों के साथ साथ उस समय के समाज की भी झलक मिलती है, जैसे अलग अलग तरह के विवाहों का जिक्र है इसमें। अच्छा, हाँ, तो ये दिखाता है कि भाषा और समाज कितने जुड़े हुए होते हैं। और ये पूरा संगम काल, इसका समय क्या मानते हैं इतिहासकार? तारीखों को लेकर तो अक्सर अलग अलग राय होती है। हाँ, यहाँ भी बिल्कुल वही बात है, कोई एक पक्की तारीख देना तो मुश्किल है। कुछ इतिहासकार इसे 300 से 600 ईस्वी के बीच रखते हैं, कुछ 100 से 250 ईस्वी के आसपास, और कुछ तो इसे 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का, मतलब 1000 साल का लंबा दौर मानते हैं। बाप रे, 1000 साल! हाँ, तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये ईसा पूर्व की कुछ सदियों से लेकर शुरुआती ईसवी सदियों तक फैला हुआ समय था। तो इतने बड़े साहित्य को समझने के लिए क्या इसे किसी तरह बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है? हाँ, मोटे तौर पर 2 हिस्से किए जाते हैं। एक जिसमें कहानियां हैं, किस्से हैं, राजाओं की तारीफें वगैरह हैं, इन्हें मेल कनक्कू कहते हैं, मतलब 18 बड़े ग्रंथ। मेल कनक्कू, ठीक है। और दूसरा हिस्सा है उपदेशों और नीति की बातों वाला, इन्हें किलकनक्कू कहा जाता है। ये 18 छोटे ग्रंथ हैं। इसके अलावा कविताओं को 2 बड़े संग्रहों में भी बांटा गया है, पत्तू-पातू यानी 10 लंबी कविताएं और एतुतोकै 8 छोटी कविताओं के संग्रह। अच्छा, पत्तू-पातू और एतुतोकै, इन कविताओं में होता क्या था? किस बारे में लिखते थे कवि? देखिए, 2 मुख्य विषय थे, अहम और पुरम। अहम और पुरम? हाँ, अहम यानी अंदर की बात, प्यार, इश्क, घर परिवार की जो भावनाएं होती हैं वो सब। और पुरम यानी बाहर की बात, युद्ध, वीरता, राजा की शान, समाज की बातें। और दिलचस्प बात यह है कि ये साहित्य ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष है, मतलब पूजा पाठ से ज्यादा जोर इंसानी भावनाओं पर है, प्यार और जंग पर है। ये तो बड़ी अलग बात है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। पत्तू-पातू यानी 10 लंबी कविताओं में से कोई खास मिसाल देंगे? हाँ, जैसे एक मशहूर कविता है पत्तीनप्पू अलय। पत्तीनप्पू अलय? हाँ, ये चोल राजा करिकाल और उनके शानदार बंदरगाह शहर पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, उसके बारे में है।
ये दिखाती है कि कैसे एक राजा की शोहरत और उसके शहर की रौनक, ये सब कविताओं का विषय बनती थी। और एक नाम जो बार बार सुनने में आता है, तिरुकुरल, इसकी क्या अहमियत है? अरे तिरुकुरल या कुरल तो तमिल साहित्य की जान है, समझिए। इसे तिरुवल्लुवर ने लिखा था। सोचिए, इसे तमिल वेद या तमिल बाइबल तक कहा जाता है। तमिल बाइबल? हाँ, इसमें छोटी छोटी दोहों जैसी 1330 कविताएं हैं जो जिंदगी के हर पहलू पर, धर्म, पैसा, प्यार, मतलब हर चीज पर सीधी और सच्ची सलाह देती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वाकई। और संगम काल के 2 महाकाव्य शिलप्पदकारम और मणिमेखलई, इनकी भी बहुत चर्चा होती है। हाँ बिल्कुल, ये जुड़वा महाकाव्य माने जाते हैं और तमिल साहित्य के अनमोल रत्न हैं। शिलप्पदिकारम की कहानी तो बड़ी नाटकीय, बड़ी दर्दनाक लगती है। वो पायल की कहानी। बिल्कुल, ये सिर्फ कोवलन नाम के एक व्यापारी, उसकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की कहानी भर नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि उस समाज में न्याय और सतीत्व की जो धारणाएं थीं वो कितनी शक्तिशाली थीं। कन्नगी एक आम औरत जिसके साथ अन्याय हुआ, उसका गुस्सा और श्राप राजा की मौत और पूरे मदुरै शहर के विनाश का कारण बन जाता है। ये उस दौर की सामाजिक सोच पर एक जबरदस्त टिप्पणी है। बाप रे। कहानी में कन्नगी की पूजा, जिसे पत्तिनी पूजा कहते हैं, उसका जिक्र भी आता है। शायद ये औरतों की शक्ति या पवित्रता के प्रतीक के तौर पर उभरी होगी। और इसके लेखक इलंगो आदिगल थे, जो खुद एक चेर राजकुमार थे और कहा जाता है कि बाद में जैन बन गए थे। अच्छा, और मणिमेखलाए इससे कैसे जुड़ती है? मणिमेखले कहानी को वहीं से आगे बढ़ाती है। ये कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेखले की कहानी है। अपनी माँ के रास्ते पर ना चलकर मणिमेखले आखिर में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ओहो। हाँ, तो ये महाकाव्य हमें उस जमाने में बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव, तर्क वितर्क की बातें और यहाँ तक कि कांची शहर में पड़े अकाल जैसी घटनाओं की जानकारी भी देता है। इसके लेखक थे शीतले सत्तनार, जो खुद मदुरै के एक बौद्ध व्यापारी थे। अच्छा, एक व्यापारी ने लिखा? हाँ, तो ये दोनों महाकाव्य मिलकर हमें उस युग के प्यार, वफा, अन्याय, पछतावा और बदलते धार्मिक विचारों की एक बहुत गहरी झलक देते हैं। इनके अलावा भी जरूर और कवि और रचनाएं रही होंगी। कुछ और नाम? हाँ, कई नाम हैं, जैसे कवियत्री ओवैयार। उनकी कविताएं तो आज भी बहुत मशहूर हैं। ओवैयार? हाँ। फिर कवि कपिलर थे, जिन्हें चेर राजा पारी का संरक्षण मिला था। एक और कवि थे मामूलनार। मामूलनार? हाँ, उनका जिक्र इसलिए अहम है क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में उत्तर भारत के नंद और मौर्य राजाओं का भी जिक्र किया है। अरे वाह, मतलब दक्षिण भारत को उत्तर की खबर थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दक्षिण भारत बाकी दुनिया से कटा हुआ नहीं था। उन्हें पता था कि उत्तर में क्या चल रहा है। चलिए, अब साहित्य से थोड़ा बाहर निकलकर उन राज्यों की बात करते हैं जिनका जिक्र इन कविताओं में बार बार आता है। चेर, चोल और पांड्य, ये कौन थे, कहाँ थे? हाँ, ये संगम काल के 3 बड़े खिलाड़ी थे। 3 सबसे शक्तिशाली राज। इनमें चेर सबसे पुराने माने जाते हैं। चेर? हाँ, जो आज के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में राज करते थे। इनका निशान था धनुष। और चेर राजाओं में किसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है? सबसे मशहूर चेर राजा थे शेंगुटुवन, जिन्हें लाल चेर भी कहते हैं। लाल चेर? हाँ, इन्होंने ही शिलप्पदिकारम की नायिका कन्नगी की पूजा यानी पत्तिनी पूजा शुरू करवाई थी। अच्छा, वही पत्तिनी पूजा? हाँ, ये बात अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे साहित्य और असर जिंदगी की मान्यताएं आपस में घुल मिल सकती हैं। शेंगुटुवन के दरबार में श्रीलंका के राजा गजबाहु के आने का भी जिक्र मिलता है, जो उस जमाने के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरफ भी इशारा करता है। और इनका राजमुश्री, जिसे मुजरिस भी कहते हैं, जैसे मशहूर बंदरगाहों के लिए भी जाना जाता था। ठीक है। और चोल, उनका क्या खास था? चोलों का राज तमिलनाडु में कावेरी नदी के आसपास था। उनका निशान था बाघ। बाघ? हाँ, उरैयूर और बाद में पुहार यानी कावेरी पट्टनम इनकी राजधानियां रहीं। उरैयूर तो अपने सूती कपड़ों के व्यापार के लिए दूर दूर तक मशहूर था। अच्छा, सूती कपड़े। हाँ। चोल राजाओं में कारिकाल का नाम बहुत बड़ा लगता है, ऐसा क्यों? हाँ, करिकाल जो थे वो संगम युग के सबसे ताकतवर चोल राजाओं में से एक थे। कहते हैं कि बचपन में पैर जल जाने की वजह से उनका नाम करिकाल पड़ गया, मतलब झुलसे पैर वाला। ओह।
उन्होंने वेन्नी नाम की एक बहुत मशहूर लड़ाई में पांड्य और चेर समेत 11 राजाओं को एक साथ हराया था। 11 राजाओं को? हाँ, ये उनकी सैनिक ताकत दिखाता है। लेकिन वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, उन्होंने पुहार बंदरगाह को बनवाया, उसे सजाया, कावेरी नदी पर सिंचाई के लिए एक बहुत लंबा बांध बनवाया, करीब 16 किलोमीटर लंबा। कमाल है। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। कहते हैं कि वो संगीत के भी बड़े जानकार थे, 7 सुरों के ज्ञाता थे, और उन्होंने एक कवि को इनाम में 16 लाख सोने के सिक्के भी दिए थे। 16 लाख? हाँ, तो करिकाल एक मिसाल है कि कैसे संगम काल के राजा युद्ध और कला दोनों को महत्व देते थे। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा राज पांड्य? पांड्य थे सबसे दक्षिण में। इनकी राजधानी थी मदुरै, जो बाद में तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ बनी। मदुरै? हाँ, और इनका निशान था मछली, कार्प मछली। इनकी शुरुआती राजधानी कोरकई थी, जो मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अच्छा, मोती। हाँ, पांड्यों का जिक्र तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी किया है, और उसने ये भी लिखा है कि शायद वहां किसी स्त्री का शासन था, जो बड़ी दिलचस्प बात है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, ये तो है। पांड्य राजाओं में कौन सबसे अहम माने जाते हैं? नेडूंजिलियन का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है, खासकर शिलप्पदिकारम वाली घटना की वजह से। हाँ, वही राजा। हाँ, ये वही राजा थे जिन्होंने गलती से कोवलन को मौत की सजा दे दी थी, और फिर जब सच पता चला तो पछतावे में खुद भी जान दे दी। ये कहानी चाहे सच हो या साहित्यिक कल्पना, ये दिखाती है कि राजाओं के लिए न्याय और अपनी गलती मानना कितना अहम समझा जाता था। कम से कम साहित्य में तो यही दिखाया गया है। इसी दौर के बाद या शायद बीच में ही एक उथल-पुथल का समय आया, जिसे कालाभ्रव विद्रोह कहते हैं। कालाभ्रव विद्रोह, ये क्या था? इसने सब कुछ बदल दिया। ऐसा लगता है। इन कालाभ्रव ने चेर, चोल, पांड्य इन तीनों ताकतों को उखाड़ फेंका। तीनों को? हाँ, बाद के लेखों में इन्हें बुरे शासक या दुष्ट शासक कहा गया है, जिन्होंने ब्राह्मणों से जमीनें छीन लीं। माना जाता है कि ये शायद बौद्ध धर्म को मानते थे। ये कौन थे, कहाँ से आए, ये पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन लगता है कि ये उस समय के स्थापित निजाम के खिलाफ एक बड़ी बगावत थी, शायद कुछ जनजातीय समूहों की। चालुक्यों ने मिलकर इन्हें हराया। ये घटना दिखाती है कि संगम काल का अंत शायद उतना शांत नहीं था जितना हम ऊपर ऊपर से सोचते हैं। सही बात है। अच्छा, इन शक्तिशाली राज्यों को चलाने का तरीका क्या था? प्रशासन कैसे काम करता था? देखिए, राज तो खानदानी ही होता था, मतलब राजा का बेटा राजा बनता था। राजा सबसे बड़ा होता था, उसे को या वेंदन जैसी उपाधियां दी जाती थीं। को? वेंदन? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि राजा बिल्कुल अपनी मनमानी करता हो। उसकी मदद और सलाह के लिए समितियां होती थीं। एक खास सभा होती थी, मनरम, जहां शायद न्याय वगैरह के फैसले होते थे। राजा का न्यायालय कह सकते हैं। मनरम? हाँ, और राजा की मदद के लिए 2 तरह की काउंसिल या सभाओं का जिक्र मिलता है। एक थी एन पेरुमकुलु। एन पेरुमकुलु? हाँ, मतलब पंच महासभा। इसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत और जासूस जैसे 5 अहम लोग होते थे। और दूसरी शायद एन पेरायम, जिसमें और भी दरबारी और अधिकारी शामिल होते थे। ये दिखाता है कि शासन चलाने में सलाह मशवरे की जगह थी। घोड़े और रथ, मतलब चतुरंगिनी सेना थी। सेनापति को अनाडी की उपाधि मिलती थी। एक दिलचस्प बात यह है कि सेना में ज्यादातर वेल्लाल यानी अमीर किसान भर्ती होते थे। अच्छा, किसान? हाँ, धनी किसान। और जो सैनिक युद्ध में मारे जाते थे, उनकी याद में पत्थर लगाए जाते थे, जिन्हें नडुकल या वीरकाल कहते थे। नडुकल या वीरकाल? हाँ, इन पत्थरों पर अक्सर उस वीर की कहानी या तस्वीर बनी होती थी। ये उस समाज में बहादुरी को कितना सम्मान दिया जाता था, उसका प्रतीक है। बिल्कुल। अब आते हैं समाज पर। क्या संगम समाज वैसा ही था जैसा हम उत्तर भारत में देखते हैं, वो वर्ण व्यवस्था वाला? पूरी तरह नहीं। उत्तर भारतीय आर्य संस्कृति का असर तो दिखने लगा था। ब्राह्मणों का सम्मान था, उनका स्थान ऊंचा था, लेकिन समाज मोटे तौर पर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बंटा हुआ था। वो जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो उतनी सख्त और साफ नहीं थी यहाँ। अच्छा। यहाँ जाति का आधार जन्म से ज्यादा शायद काम धंधे पर और आप किस इलाके में रहते हैं, मतलब भौगोलिक स्थिति पर तय होता था। जैसे कोई पहाड़ी इलाके का है या खेत का या समुद्र तट का। समाज का बंटवारा ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल कम था, अगल बगल यानी हॉराइजॉन्टल ज्यादा था।
तो मुख्य वर्ग कौन कौन से थे फिर? मोटे तौर पर 4 वर्ग गिन सकते हैं। अरसर, जो शासक वर्ग था, अंडनार यानी ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, वेनेगर, व्यापारी वर्ग, और वेलालर। विलालर। हाँ, ये वेलालर यानी जमीन वाले किसान, ये बहुत प्रभावशाली वर्ग था। उनके पास जमीन थी और अक्सर शासक वर्ग भी इन्हीं में से निकलता था। अच्छा। खेतों में जो मजदूरी करते थे उन्हें कडेसियर कहते थे, वो समाज में नीचे माने जाते थे। इनके अलावा शिकारी, एनियर, रस्सी बनाने वाले पुल्लायन, चमड़े का काम करने वाले परियार और यहाँ तक कि डाकू कबीले, मलवर कलवर भी समाज का हिस्सा थे। और महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या उन्हें बराबरी का दर्जा था? देखिए, यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ तो ऊंची जातियों में सती प्रथा जैसी बातें थीं, लेकिन दूसरी तरफ ओवैयार जैसी कवयित्रियां भी थीं, जिनका बहुत सम्मान था। विधवाओं की शादी और पुनर्विवाह भी शायद होता था। अच्छा। हाँ, और मेगस्थनीज ने तो पांडे देश में रानी के शासन का भी जिक्र किया है। वेश्यावृत्ति भी समाज में मौजूद थी। उन्हें कवि गैयर या परथियर कहते थे। तो कह सकते हैं कि स्थिति शायद आज के पैमानों से बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक आज़ादी और सम्मान भी था, खासकर कुछ खास वर्गों की औरतों के लिए। शादी ब्याह और बाकी रीति रिवाजों के बारे में क्या पता चलता है? 2 तरह की शादियों का जिक्र है। एक कलाबू, जो शायद आज की लव मैरिज जैसा गुप्त प्रेम विवाह था। कलाबू। हाँ। और दूसरा कारपू, जो परिवार की रजामंदी से होता था, अरेंज्ड मैरिज जैसा। कारपू, ठीक है। और अंतरजातीय विवाह भी होते थे। पान सुपारी खाने का चलन था और कौवे को शुभ पक्षी मानते थे कि कौवा बोले तो मेहमान आएंगे। नार, कुम्हार, कुचावर, लोहार, कुल्लार। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। पैसा कहाँ से आता था? लोग क्या काम करते थे? सबसे बड़ा आधार तो खेतीबाड़ी ही था। पशुपालन और शिकार भी थे। खासकर वो जो कावेरी नदी का डेल्टा इलाका है, वो तो इतना उपजाऊ था कि एक कहावत थी, जितनी जमीन पर हाथी लेट जाए उतनी जमीन 7 लोगों का पेट भर सकती है। अरे वाह, मतलब बहुत ज्यादा पैदावार। बहुत ज्यादा। धान यानी चावल, रागी और गन्ना, ये मुख्य फसलें थीं। दिलचस्प बात है कि गेहूं का जिक्र नहीं मिलता। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। और जमीन का टैक्स, जिसे करई कहते थे, वो उपज का 6ठा हिस्सा होता था, मतलब 16। करई, ठीक है। खेती के अलावा और क्या था? उद्योग, व्यापार? हाँ, उद्योग भी थे। जहाज बनाना एक बड़ा उद्योग था, क्योंकि समुद्री व्यापार इतना ज्यादा था। और कपड़े बनाना, कताई बुनाई, खासकर सूती कपड़े, चोलों की राजधानी उरैयूर तो सूती कपड़ों के लिए बहुत ही मशहूर थी। व्यापार अंदरूनी भी होता था, मतलब चीजों के बदले चीजें देकर, बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं, और बाहरी दुनिया से भी खूब व्यापार था। बाजार को एवनम कहते थे। अवनम। और ये समुद्री व्यापार, खासकर रोम के साथ, ये कितना अहम था? बहुत ज्यादा। मतलब ये संगम काल की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। पश्चिमी तट पर मुशीरी या मुजरिस, तोंडी जैसे कई बड़े बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर पुहार या कावेरी पट्टनम सबसे बड़ा था। पुहार तो एक तरह का कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया था, जहां अलग-अलग देशों के लोग रहते थे, व्यापार करते थे। एक जगह है अरिकामेडु, आज के पुदुचेरी के पास। वहां जो खुदाई में मिला है वो तो हैरान कर देता है। क्या मिला है? रोमन सिक्के, रोमन शराब रखने वाले खास डिजाइन के मटके, एम्फोरा जार, रोमन लैंप, मनके बनाने की पूरी फैक्ट्री मिली है। फैक्ट्री? हाँ, एक यूनानी नाविक की लिखी पहली सदी की किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक तरह की गाइड बुक। उसमें इस जगह को पोडुका कहा गया है। लगता है यहाँ अच्छी खासी रोमन बस्ती बस गई थी। वाह, यानी रोम के सिक्के यहाँ मिल रहे थे, उनके बर्तन मिल रहे थे। इसका मतलब व्यापार कितना जबरदस्त रहा होगा। क्या जाता था यहाँ से रोम? यहाँ से जाती थी वो चीजें जिनके रोम में बहुत भारी मांग थी। काली मिर्च, जिसे रोमन लोग काला सोना कहते थे। दूसरे मसाले, हाथी दांत, रेशम, मोती, बढ़िया क्वालिटी के सूती कपड़े। काला सोना? हाँ, और बदले में रोम से आता था ढेर सारा सोना चांदी। इसीलिए कहा जाता है कि यवन यानी यूनानी या रोमन व्यापारी मुशीरी में जहाज़ों में सोना भर कर लाते थे और यहाँ से काली मिर्च भर कर ले जाते थे। पेरिप्लस किताब में तो मुशीरी में रोमन सम्राट ऑगस्टस का मंदिर होने और रोमन सैनिकों की एक टुकड़ी के रहने का भी जिक्र है। ऑगस्टस का मंदिर? रोमन सैनिक? मतलब ये सिर्फ व्यापार नहीं था? हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था, बल्कि गहरा सांस्कृतिक और शायद राजनीतिक रिश्ता भी बन रहा था।
क्या सिर्फ रोम से ही व्यापार था या और जगहों से भी? नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया यानी मलय द्वीपों और चीन के साथ भी व्यापार होता था। और इस लेन देन का असर भाषा पर भी पड़ा। आपको पता है, ग्रीक भाषा में चावल के लिए जो शब्द है ओरिजा, वो तमिल अरिसी से ही गया है, और अदरक के लिए जिंजिबेर तमिल इंजीवेर से। अरे हुआ, ये तो कमाल की जानकारी है। हाँ, आखिर में संगम काल के लोगों की धार्मिक मान्यताएं कैसी थी? वे किसे पूजते थे? देखिए यहाँ भी एक मिला जुला सा नज़ारा दिखता है। उत्तर भारत से वैदिक धर्म आ चुका था, ब्राह्मणों का असर था, वैदिक यज्ञ भी होते थे जैसा हमने पांड्य राजा के बारे में सुना। लेकिन जो सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय देवता थे वो थे मुरुगन। मुरुगन? हाँ, जिन्हें सुब्रमण्यम या वेलन भी कहते हैं। ये शायद शुरू में पहाड़ी इलाकों के शिकारी देवता थे। उनका निशान मुर्गा था और हथियार भाला, जिसे तमिल में वेल कहते हैं। बाद में उन्हें उत्तर भारत के कार्तिकेय या स्कंद देवता के साथ जोड़ दिया गया। अच्छा, तो मुरुगन सबसे प्रमुख थे, उनके अलावा? कई और देवी देवता भी थे। मरियम्मा थीं, चेचक की देवी, यलम्मा सीमा की देवी, कोरल्या जीत की देवी। विष्णु की पूजा तिरुमल के नाम से होती थी। इंद्र देवता की पूजा किसान करते थे, और पुहार शहर में तो उनका सालाना उत्सव भी मनाया जाता था। और क्या बौद्ध और जैन धर्म में भी पहुंच गए थे उस समय तक? हाँ हाँ बिल्कुल, हमने देखा ना कि मणिमेखले महाकाव्य तो बौद्ध धर्म से ही जुड़ा है। शिलप्पाधिकारम में जैन साध्वियों और संस्थानों का जिक्र मिलता है। तो ये साफ है कि वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी संगम समाज का हिस्सा बन चुके थे। कह सकते हैं कि ये एक बहुधार्मिक समाज था जहाँ अलग अलग मान्यताएं साथ साथ मौजूद थीं। तो ये थी संगम काल की एक झलक, एक कहानी, एक ऐसा दौर जहां तमिल साहित्य अपनी ऊंचाइयों पर था, जहां चेर, चोल, पांड्य जैसे ताकतवर राज्यों का उदय और पतन हुआ, जहां का समाज उत्तर भारत से कुछ मायनों में अलग था और जिसका व्यापार दूर दराज रोम तक फैला हुआ था। हाँ, हमने देखा कि कैसे उस जमाने की कविताएं, जमीन से निकले सबूत जैसे अरिका में डूके वो रोमन बर्तन और विदेशी यात्रियों के लिखे ब्यौरे, ये सब मिलकर उस गुजरे हुए वक्त की एक कितनी रंगीन और दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। यहाँ एक विचार मन में आता है। हमने रोम के साथ इतने बड़े पैमाने पर व्यापार की बात की, इतना सोना आने की बात की। इसका असर सिर्फ अमीरी बढ़ने तक ही सीमित रहा होगा, या इसने तमिल समाज की सोच, उसकी बनावट को, मतलब उसके स्ट्रक्चर को, उन तरीकों से भी बदला होगा जिनका जिक्र हमें सीधे सीधे इन कविताओं में शायद नहीं मिलता? क्या बाहरी दुनिया से इतने गहरे संपर्क ने अंदरूनी बदलावों को भी जन्म दिया होगा? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और इसी तरह जब हम कालाभ्रद विद्रोह जैसी घटनाओं को देखते हैं जिन्हें स्थापित व्यवस्था के खिलाफ बताया गया है, तो ये सोचना भी जरूरी है कि संगम साहित्य में जिस मुख्यधारा के समाज का वर्णन है, क्या उसके नीचे, सतह के नीचे कोई और कहानी भी चल रही थी? क्या किसानों में, मजदूरों में या जनजातीय समूहों में कोई ऐसा असंतोष पनप रहा था जिसका हमें साफ साफ पता नहीं चलता? ये वो सवाल हैं जो दिखाते हैं कि संगम काल सिर्फ राजाओं और कवियों की कहानी नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा और जटिल था, और हमें उसे और समझने की कोशिश करते रहना चाहिए।